अब बेटा हम करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। दो साइंटिस्ट हैं, एक है ल्यूमर और दूसरा प्रिंगशम। इन्होंने ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ को मेजर किया है और फिर उनके दरमियान एक ग्राफ ड्रा किया। उस ग्राफ को हम नाम देते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं हम। यहाँ पे 4 ग्राफ हैं, इन ग्राफ्स को हम नाम देते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था कि उन्होंने, ये एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही हैं और एक मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं। ये मिरर इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और एक प्रिज्म के ऊपर फोकस करेगा। ये प्रिज्म क्या करता है, ये प्रिज्म वेवलेंथ को डिस्पर्स करता है, यानी सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। फिर ये इस मिरर पे फॉल करती है, यहाँ से फोकस होके डिटेक्टर पे जाएंगी। डिटेक्टर क्या करेगा कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ ड्रा कर देगा। और बेसिकली ये 4 एक्सपेरिमेंट के अलग अलग ग्राफ हैं। पहला एक्सपेरिमेंट 1000 केल्विन पे है, फिर दूसरा 1260 केल्विन पे है, तीसरा 1450 केल्विन पे है और जो चौथा है वो है 1650 केल्विन पे। और ये ग्राफ बना है इंटेंसिटी और वेवलेंथ। अब इंटेंसिटी को आपने इस तरह ध्यान में रखना है कि रेडिएशंस की मकदार, अमाउंट, इस तरह ज़रा ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर समझ आएगी आगे चल के टॉपिक में। तो इस ग्राफ से हम 4 रिजल्ट्स निकालते हैं। वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं वो हम ज़रा देखते हैं बारी बारी। पहला रिजल्ट है कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी है रेडिएशन की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वो कैसे देखें, मैंने उन 4 कर्वों में से एक कर्व ली है। ये ग्राफ है। अच्छा, पहली बात, अगर तो एक गिवन टेम्परेचर पे ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होती तो ऐसे सेपरेट लाइन्स होनी चाहिए थी, अलग अलग लाइंस जो एक ख़ास वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब ये जो कर्व है ये बता रही है कि तकरीबन तमाम वेवलेंथ इमिट हो रही है और इन तमाम वेवलेंथ के ऊपर जो इंटेंसिटी है, यानी जो उस वेवलेंथ की रेडिएशन की मिकदार है वो भी डिफरेंट है। ये देखें, इस वेवलेंथ की रेडिएशन की ये इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन की ये इंटेंसिटी है, इन वेवलेंथ की रेडिएशन की ये इंटेंसिटी है और इस वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी है। यानी हर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी या मिकदार क्या है, डिफरेंट है। लिहाजा उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती, यानी तमाम वेवलेंथ की एनर्जी सेम होती, तो फिर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, ना कि कर्व। तो ये कर्व ये रिप्रेजेंट करती है कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जरा हम फिर दोबारा उस कर्व को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं। अब पहले हम इस कर्व को देखते हैं जो 1000 केल्विन पे बनी है। इस कर्व के अंदर एक वेवलेंथ ऐसी है ये जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये वाली, यानी 1000 केल्विन के ऊपर ये जो ग्राफ बना है उसके अंदर देखें कि एक वेवलेंथ ऐसी है जिस पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। इस वेवलेंथ को हम नाम देते हैं लैम्डा मैक्सिमम या पीक वेवलेंथ। ओके, ठीक हो गया। अब दूसरे ग्राफ को देखें जो 1260 केल्विन पे बना है, उस पे भी एक वेवलेंथ ऐसी है जहां पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। लेकिन ये एक बात काबिल गौर है कि टेम्परेचर बढ़ने से वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कम हो गई है। ये देखें, पीछे की तरफ आया ग्राफ,
कम होगी। अच्छा, अब 1450 केल्विन पे हम देखते हैं, तो वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो वेवलेंथ मज़ीद डिक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा, यानी वेवलेंथ मज़ीद शॉर्टर होगी। वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो मज़ीद कम होगी। इंटेंसिटी का मतलब है मिकदार, यानी जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 1260 केल्विन किया है तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होगी, यानी वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है कि वो वेवलेंथ, वो रेडिएशंस जिनकी मिकदार सबसे ज़्यादा है, अब उनकी वेवलेंथ पहले की बनिस्बत कम है। फिर आपने टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया तो वेवलेंथ पीछे शिफ्ट हो गई, यानी अब वो रेडिएशंस जिनकी मिकदार सबसे ज़्यादा है उनकी वेवलेंथ पहले से क्या है, शॉर्टर है। फिर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया तो जो लैम्डा मैक्सिमम है वो मज़ीद कम हो गई है, यानी अब वो वेवलेंथ जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब है कि वो रेडिएशन जिनकी मकदार सबसे ज़्यादा है उनकी वेवलेंथ अब पहले की निस्बत कम है, यानी अब शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन से ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो लैम्डा मैक्सिमम है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, और फिर ये जो लैम्डा मैक्सिमम है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर इस कर्व के लिए लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का प्रोडक्ट आ रहा है लेट्स सपोज 2000, तो अगली कर्व के लिए भी इस टेम्परेचर और इस लैम्डा मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना होगा, 2000। फिर अगली कर्व के लिए भी इस टेम्परेचर और इसकी लैम्डा मैक्सिमम इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा, 2000। तो यही तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। यानी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है कि एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम एट सर्टन वेवलेंथ, यानी ख़ास वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, उस वेवलेंथ को हम नाम देते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और हमने ग्राफ में देखा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम कम हो रही थी, यानी लैम्डा मैक्सिमम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह इक्वल आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और ये डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी लैम्डा मैक्सिमम किसी भी टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्सिमम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं वेन्स कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नेम पे। और इसकी जो वैल्यू है वह 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस है 3। अब यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है केल्विन, मीटर केल्विन। आपने वैल्यू भी याद रखनी है और यूनिट भी याद रखना है। ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तीसरे रिजल्ट की तरफ आते हैं। तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इमिशन जो भी इंक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो भी ज़्यादा होगी। अब इस कर्व को दोबारा देखते हैं, इस कर्व को देख लेते हैं कि जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, चलें इसको देख लेते हैं, इस कर्व को, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर एक खास वेवलेंथ जिसको लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, उसके बाद अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर देखें,
अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो इंटेंसिटी भी ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो, जो ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर एक ऐसी वेवलेंथ आएगी इसका लैम्डा मैक्सिमम का नाम देते हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर हम वेवलेंथ को आप मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, यानी ग्राफ नीचे आ जाएगा। ग्राफ नीचे आने का मतलब है इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यही तो तीसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो एनर्जी इमिशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटेंसिटी इंक्रीज़, वेवलेंथ भी इंक्रीज़। लैम्डा मैक्सिमम पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फर्दर अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज़ करेंगे या उससे वेवलेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। अब जो चौथा पॉइंट है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको आपने शॉर्ट के तौर पे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चारों पॉइंट्स ही, बल्कि ज़्यादा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब चौथा पॉइंट ये है, जो कर्व के अंडर एरिया है ना, वो हमें एनर्जी जो मिट हो रही है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से, उसके बारे में बताता है। यानी अगर हम ये एरिया फाइंड करें तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी मीटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें ये बेसिकली अब बच्चे जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ग्राफ के जो अंडर एरिया ना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया है वो इक्वल है एनर्जी मीटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एरिया अंडर कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी जो एनर्जी है जो यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में से एमिट हो रही है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल आएगा, आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे जो सिग्मा है वो है स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर कैलोरी की पावर 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सारा का ये एनर्जी है तो फिर यहाँ पे यूनिट जो है वो जॉल होना चाहिए। नहीं बेटा, ये अकेली एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये के लिए एनर्जी नहीं है। तो अब देखें, अगर तो ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जॉल पर यूनिट टाइम, यानी हम नीचे डिवाइड करेंगे टाइम से, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, एरिया को करेंगे तो होता है मीटर स्क्वायर। अब जो जॉल ओवर सेकेंड है ना बच्चे, वो होता है वाट। तो आप कहेंगे वाट ओवर मीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसका यूनिट आता है। तो यहाँ पे यूनिट जब आप लिखेंगे तो इसका यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर जो है उसका यूनिट होता है टी की पावर 4। तो यहाँ पे साथ माइनस भी आ जाएगा, टी की पावर -4। तो एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज कि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डबल, तो देखते हैं कि एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी। तो 2 की पावर 4 जो थे वो 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 टी की पावर, इजाफी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 16। तो चूंकि 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इसके बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करना आपने। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।